हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक कंप्लीट करेंगे। सीटेट फर्स्ट पेपर देने वालों के लिए एनसीईआरटी पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों के लिए एनसीईआरटी मेन होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो अगर ईवीएस का जो सेक्शन आता है उसमें के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। जो भी 15 नंबर का थ्योरी आता है, बाकी 15 तो पेडागॉजी ही आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर चुके हैं एक वीडियो में। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम क्लास 4 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करेंगे। क्लास 4 में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट में इसका वीडियो मैं आपको दूंगी। इन दोनों पार्टों को देखने के बाद क्लास 4 की एनसीईआरटी की बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जो कुछ भी बचेगा वो हम प्रैक्टिस के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्रत्येक चैप्टर का हर एक पॉइंट रखा हुआ है, जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अध्याय फर्स्ट से। तो अध्याय फर्स्ट है आपका चलो चलें स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, स्कूल जाने के लिए बच्चों के स्कूल जाने के अनेक तरीके होते हैं, मतलब कई तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगह पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लेंगे, बहुत ही अच्छा है। नहीं बना पा रहे हैं तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख में लोग ट्राली का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, फुल एक्सप्लेन भी है, ट्राली यहाँ पर दिखाई भी गई है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। ये देखिए, ट्रॉली दिखाई गई है यहाँ पर। लकड़ी से बना एक झूला होता है, इसी में बच्चे खड़े हो जाते हैं और ये इस पार से उस पार ले जाता है। पुल की मदद से इसी रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ट्राली का उपयोग आपका कहाँ किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केरल। केरल में किसका प्रयोग किया जाता है? बल्लम का। बल्लम एक प्रकार की नाव होती है। ये देखिए, यहाँ पर ये दिखाई भी गई है। जब आप चित्र के माध्यम से देखते चलेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये देखिए, बल्लम एक प्रकार की नाव है, इसका प्रयोग किया जाता है केरल में। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम लकड़ी की बनी नाव का में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। याद रखिएगा, बल्लम का संबंध है केरल से। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में प्रयोग किया जाता है ऊँट गाड़ी का। राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट गाड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिखाई भी गई है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो खूब रेत तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। आगे बढ़ेंगे। असम। असम में देखिए, होते हैं बांस से बना पुल। हर एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, बांस से बने पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर बच्चे बांस से बने पुलों में चल रहे हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, असम में बहुत बारिश होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। अब इन बच्चों की आदत भी पड़ी रहती है वैसे, तो ये लोग जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। तो बांस से बना पुल आपका कहाँ से संबंधित हो गया? तो ये हो गया असम से। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। मैदानी इलाका। मैदानी इलाका जो होता है, वहाँ पर लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। जैसे हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तब भी हम छतरियाँ खोल लेते हैं। तो पहले यहाँ पर भी लोग ये बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। अब तो इतने सारे साधन चल गए हैं कि बैलगाड़ी का कोई उपयोग ही नहीं होता है। तो ये बैलगाड़ी कहाँ पर चलती है? ये याद रखिएगा कि मैदानी इलाके में चलती है। नेक्स्ट है लंबे रास्ते। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जुगांड बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगांड का कहाँ पर चलती है? तो ये आपकी चलती है गुजरात में। ये होती क्या है? ये एक प्रकार की गाड़ी होती है। ये देखिए, यहाँ पर दिखाई गई है। हमारी गाड़ी का नाम है जुगांड। यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, जुगांड ये पीछे से कैसे बनी होती है? लकड़ी के फट्टों से। इसमें कई लोग बैठे हुए भी हैं। तो ये आपकी जुगांड, ये चलती है गुजरात में। नेक्स्ट है देखिए उत्तराखंड।
उत्तराखंड में होते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उत्तराखंड जो है पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ होते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड में हैं। नेक्स्ट है उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर की पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है देखिए उत्तर में। तो यहाँ पर उसी से संबंधित है कि देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर, हम हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों में क्या होता है, बर्फीला इलाका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए अध्याय फर्स्ट में जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी हो गए। अब सेकेंड अध्याय है, इसको हम देखेंगे। सेकेंड अध्याय है कान कान में। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, अलग जानवरों के कान कान अलग तरह के होते हैं, कुछ के कान बाहर दिखाई देते हैं तो कुछ के नहीं दिखाई देते हैं। जैसे पक्षियों के कान ले लीजिए, नहीं दिखाई देते। गाय को ले लीजिए, उसके बड़े बड़े कान दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही कुछ जानवरों के बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए बढ़ते हैं, जानवरों की खाल पर डिज़ाइन। अब आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, अलग अलग जानवरों के खालों में अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएँ तो ना रहेगा रंग और ना ही डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं किस कारण से होते हैं, तो जो उनके शरीर पर बाल होते हैं, कलर 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 मतलब अलग अलग कलर के जो बाल होते हैं उसी के कारण उनके शरीर पर बाल होते हैं। अगर बाल ही हटा दिए जाएंगे तो उनके शरीर पर डिज़ाइन नहीं रहेगा, ना ही कोई रंग रहेगा और ना ही कोई डिज़ाइन रहेगा। आगे देखेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, जैसे गाय, भैंस, हाथी आदि। गाय को देखेंगे आप तो बाल बाहर दिखाई देते हैं, कान इनके बाहर दिखाई देते हैं, इनके शरीर पर बाल भी होते हैं और ये बच्चे भी देते हैं। ऐसे भैंस को भी इनके भी कान बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बाल भी होते हैं और बच्चे देते हैं। ऐसे ही आपका हाथी भी होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली के कान नहीं दिखाई देते, मगरमच्छ के कान भी नहीं दिखाई देते और पक्षियों के कान भी नहीं दिखाई देते। ये सभी क्या देते हैं, आपके अंडे देते हैं और इनके शरीर पर बाल भी नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, तो इन दोनों पॉइंट को क्लियर तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि आते तो रहते हैं ये, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए बढ़ेंगे, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब ये नहीं हैं। डायनासोर काफ़ी समय पहले डायनासोर होते थे पृथ्वी में, लेकिन अब ये विलुप्त हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंदू हाथी। हाथी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। हाथी से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है, कई सारे उसमें ऑप्शन होते हैं, इसमें से कौन सा हाथी से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप वो आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाथी, हाथी दिखाया भी गया, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट इसका। तो कितना खा लेता है बड़ा हाथी, 100 किलोग्राम से ज़्यादा। नेक्स्ट है, हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। खाता कितना है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा, और सोता बहुत कम है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और झुंड के सभी फैसले यही करती है। थ्योरी देखिए यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और हाथी से तो जब भी क्वेश्चन बनता है ऐसे ही बनता है कि 4-5 ऑप्शन उसमें दिए रहते हैं और नीचे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा हाथी से संबंधित है। जब आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होंगे तभी आप वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाथी से संबंधित कई सारे पॉइंट्स थे और सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बगुला।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर देखिए दिखाया भी हुआ है चित्र में कि ये बगुला है, भैंस की पीठ में बैठा हुआ है। ये भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए इसका जो रीज़न है वो ये है कि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बगुला भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी कीट होते हैं, जैसे गाय भैंसों में परजीवी कीट हो जाते हैं जैसे जुआ कीलनी, उन्हीं को खाता है और इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट, अध्याय 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। अध्याय 4 अमृता की कहानी। राजस्थान के जोधपुर के पास खिजड़ली गांव है। उस गांव में बहुत से खिजड़ी के पेड़ हैं, इसलिए उसका नाम खिजड़ली पड़ा। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो आपको यही याद रखना है कि खिजड़ली गाँव आपका कहाँ है, तो ये है आपका राजस्थान के पास, राजस्थान के जोधपुर इलाके के पास है। इसका नाम खिजड़ली क्यों पड़ा? क्योंकि इस गांव में बहुत से खिजड़ी के पेड़ हैं, इसीलिए इसका नाम आपका पड़ा खिजड़ली, खिजड़ली। यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको हाईलाइट भी कर रखा है कि यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। पेड़ काटना और शिकार करना यहाँ पर निषेध है, मतलब मना है। कोई भी पेड़ नहीं काट सकता और शिकार नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है ही है, यहाँ पर इतने सारे पाबंदी हैं, इसीलिए यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका होते हुए भी यह आज भी हरा भरा है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, खिजड़ी। खिजड़ी के वृक्ष से संबंधित है। इसमें भी देखिए कई सारे ऑप्शन है, सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कई सारे ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा खिजड़ी से संबंधित है। यह रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में पानी की तो कमी होती है, तभी तो ये रेगिस्तानी इलाके में होगा जब इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इसकी पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह रही हूँ, कोई भी पॉइंट मत छोड़िएगा, सभी तैयार करने लायक पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट है, इसकी पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में छोटे छोटे बहुत से बच्चे खेलते हैं। ये देखिए खिजड़ी का पेड़ यहाँ पर दिखाया हुआ है कि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पानी बहुत कम ही लगता है इसको। नेक्स्ट देखिए देखेंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा खिजड़ी के पेड़ का संबंध किससे है, तो रेगिस्तानी इलाके से है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अनीता की मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। बेचाहा गांव पहला पॉइंट है इसमें। बेचाहा गांव कहाँ पर है आपका, तो मुजफ्फरपुर जिला में है। अक्टूबर से दिसंबर तक समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खियां पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मधुमक्खियां अंडा कब देती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं। इसीलिए मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची के जो फूल होते हैं, लीची एक फल है, उसके फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। फूलों का रस निकाल कर ही मधुमक्खी शहद बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए मधुमक्खियों का छत्ता। इसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। काम क्या करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, छत्ता बनाना, बच्चों को पालना इनके कार्य होते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं, फूलों के रस से शहद बनाती हैं। अभी मैंने ऊपर बता ही दिया आपको। तो आपने देखा होगा झुंड में बहुत सारी मक्खियाँ रहती हैं, जहाँ पर शहद ये लोग बीच में इकट्ठा किए रहती हैं। तो जब भी किसी एक मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है और वो लोग भी वहाँ जाती हैं और वहाँ से रस निकाल कर ले जाती हैं शहद बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर कार्य करती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मधुमक्खियों की तरह चींटियों का भी काम होता है, अलग अलग चींटियों का काम बटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। जैसे आपकी मधुमक्खियाँ समूह में रहती हैं, चींटियाँ भी आपने देखा होगा समूह में ही रहती हैं, लाइन बनाकर चलती रहती हैं, वैसे ही आपके दीमक और ततैये भी रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, RTE अधिनियम 2009 यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले, इसका अधिकार कौन देता है, तो RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट अध्याय है ओमना का सफ़र।
ओमना नाम की एक लड़की है, वो सफ़र कर रही है इस अध्याय में है, और विभिन्न तरह के भोजन रास्ते में उसको कहाँ पे कौन सा भोजन मिलता है ये सब यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा आपको। तो अहमदाबाद गुजरात रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बेचने वाले मिलेंगे। अब एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल कहाँ का मुख्य भोजन है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद गुजरात का। नेक्स्ट, वलसाड गुजरात स्टेशन पर खाने पीने की अधिकतर चीज़ों में बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध बेच रहे थे। तो वलसाड गुजरात स्टेशन पर कौन सी चीज़ें मिलती हैं? बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध का संबंध कहाँ से है आपका? वलसाड गुजरात से। नेक्स्ट है देखिए गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड गुजरात में है। ये सभी कहाँ पर हैं आपके? गांधीधाम भी, अहमदाबाद भी, वलसाड भी, ये सभी आपके गुजरात में हैं। नेक्स्ट है देखिए कोझिकोड। कोझिकोड का संबंध कहाँ से है? केरल में है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी नोट करते चलिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए अध्याय 7, खिड़की से। मंडगांव एक जगह है जो कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट है गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने भारत का नक्शा भी रखा हुआ है, ये देखिए। ये आपको भारत का नक्शा आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है। अगर आपको नक्शा नहीं आएगा तो आप वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में ये आपका यहाँ पर केरल है, ये आपका यहाँ पर महाराष्ट्र है, और ये यहाँ पर होता है आपका गोवा। यहाँ पर कह रहा है कि गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग, मतलब ये जो केरल से और गोवा के लिए रेल रास्ता जाता है तो उसमें आपकी 92 सुरंग है, 2000 पुल हैं। ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। तो इधर का ये क्या है? पश्चिमी घाट है, इधर का पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर्वतों में ही ये सुरंगें स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरेगी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ। क्या कह रहा है? गुजरात से केरल पहुंचने पर। ये है आपका गुजरात और ये है आपका केरल। जब गुजरात से केरल पहुंचने के लिए ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरेगी? तो एक तो देखिए यहाँ पे गुजरेगी महाराष्ट्र से, ये आपका महाराष्ट्र है। दूसरा देखिए गोवा है, तीसरा कर्नाटक है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 3 राज्यों से आपकी ट्रेन गुजरेगी। अगर आपको नक्शा नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे कहाँ पर महाराष्ट्र है, कहाँ पर कर्नाटक है, तो ये आपको मोटा मोटा आना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। तो वलियम्मा किसको कहते हैं? माँ की बड़ी बहन, जिसको हमारे यहाँ पर तो माँ की बड़ी बहन को मौसी कहते हैं, आपके यहाँ पर क्या कहते होंगे पता नहीं। तो मलयालम में वलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन को, और अम्मूमा माँ की माँ को, हमारे यहाँ माँ की माँ को नानी कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हो कमेंट करके बताइएगा। तो अम्मूमा कहते हैं माँ की माँ को मलयालम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए भाषा जहाँ बोली जाती है राज्य। तो मलयालम आपकी बोली जाती है केरल में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, गुजराती बोली जाती है आपकी गुजरात में, यहाँ पर गुजराती होगा, गुजराती आपकी बोली जाती है गुजरात में, कन्नड़ बोली जाती है आपकी कर्नाटक में। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी ही याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है देखिए यहाँ पर नानी के घर तक फेरी। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फेरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए रेल टिकट। रेल टिकट में निम्नलिखित जानकारी दी रहती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन चुका है और बार बार इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, कुछ अलग से नहीं ये लोग लेकर आते, क्योंकि एनसीईआरटी ही मेन है। 15 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो यहाँ पर रेल टिकट में देखिए निम्नलिखित जानकारी दी रहती है। एक तो ट्रेन का नंबर दिया रहेगा, आपका सफ़र शुरू होने की तारीख, किस दिन से आपका सफ़र स्टार्ट है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर दिया रहेगा, किराया दिया रहेगा, दूरी किलोमीटर में दी रहेगी। आप लोगों ने कई बार ट्रेन से सफ़र भी किया होगा, तो पर कभी ध्यान से देखा नहीं होगा। कभी देखिएगा रेल का जो टिकट होता है ट्रेन का, उसमें क्या क्या दिया रहता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी रहती हैं। इसमें भी देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि ट्रेन के टिकट में क्या चीज़ें निम्न में से नहीं रहती है, और कई सारे ऑप्शन दे देगा और कह देगा इसमें से क्या चीज़ें नहीं रहती। जैसे कुछ इनमें से ऑप्शन होंगे, और एक हो गया आपका कि यात्री का नाम और लिंग। तो यहाँ पर देखिए यात्री का नाम और लिंग का कोई उल्लेख नहीं रहता है। यहाँ पर ये चीज़ें इसमें रहती हैं जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है बदलते परिवार, आंध्र प्रदेश। यहाँ लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद करने के लिए कैंप लगता है। तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह कानून।
लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की शादी की आयु कम से कम 21 वर्ष है। ये आपका है बाल विवाह कानून। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हु तू तू तू। कबड्डी के नाम है, देखिए कबड्डी के नाम होते हैं हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट, कबड्डी। कर्णम मल्लेश्वरी बहुत ही इंपॉर्टेंट। कर्णम मल्लेश्वरी से हमेशा क्वेश्चन आता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किससे, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं। भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये आपकी एक वेट लिफ्टर है। इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका बन जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है, वेट लिफ्टर, और भी कई सारे ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ पर आपको लगाना है वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं और पूछ लेता है कि कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है। जो भी नहीं होगा वो आपको चूज करना होगा। ये देखिए कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ, कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये आपकी, और ये एक वेट लिफ्टर हैं, वजन उठाती हैं 130 किलोग्राम तक का वजन ये उठा लेती हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्लास 4 की बुक कंप्लीट कर देंगे। बस 2 ही वीडियो क्लास 4 के, ऐसे ही 5 के सिर्फ 2 ही वीडियो आपको मिलेंगे। 5 वीडियो में आपकी क्लास 3, 4, 5 सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी और आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें।